नमस्कार। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध पहले की तरह जारी है। दोनों पक्षों में कूटनीति और बातचीत की खबरें भी हैं, लेकिन अभी तक इस युद्ध के रुकने की दिशा में कोई ठोस कदम नजर नहीं आता। युद्ध के कारण पूरी दुनिया में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। कच्चे तेल और गैस को लेकर अमेरिका, यूरोप, एशिया से लेकर अफ्रीका तक इसका असर देखा जा रहा है। इन हालातों को देखते हुए विभिन्न देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली और फर्टिलाइजर जैसे क्षेत्रों में हाहाकार मचने का डर हर किसी को सता रहा है। ऐसे में भारत को लेकर आपके दिमाग में कई सवाल उठ रहे होंगे। आप जानना चाहते होंगे कि क्या भारत पहले से ऐसे किसी संकट के लिए तैयार था? अगर हाँ, तो भारत ने ऐसे संकट के लिए पहले से क्या कदम उठाए हैं? देश में कच्चे तेल के कारण संकट न हो, इसके लिए क्या पहले से भारत तैयार था? भारत की ऊर्जा जरूरत के लिए विदेशों पर निर्भरता घटाने के लिए क्या देश में कदम उठाए गए हैं? बिजली आपूर्ति कच्चे तेल और गैस पर निर्भर न रहे, इसके लिए देश ने क्या किया है? और यातायात व्यवस्था में पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? बिजली पर निर्भरता बढ़ाने और बिजली की उपलब्धता के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं? तो आइए आपके सवालों के जवाब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कच्चे तेल और गैस की। यह अलग बात है कि भारत अपनी कूटनीति और विदेश नीति के बल पर तनावग्रस्त होर्मुज स्ट्रेट से भी अपने कच्चे तेल और गैस के जहाज निकाल कर ला रहा है। देश ने अपना रणनीतिक कच्चे तेल का भंडार भी तैयार किया है, लेकिन यहां सवाल खड़ा होता है कि विदेशों से ऊर्जा उत्पादों पर किस तरह देश ने निर्भरता घटाई है। आपको बता दें कि इसमें सबसे ज्यादा मदद की है एथेनॉल ब्लेंडिंग ने। एक दशक पहले तक देश में सिर्फ 1-1.5% एथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी। आज भारत पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच गया है। इसके कारण हर साल करीब 4.5 करोड़ बैरल कम तेल विदेशों से खरीदना पड़ता है। वहीं आपको पता है कि पहले रेलवे अधिकतर डीजल के इंजनों पर निर्भर था, लेकिन पिछले 10 सालों में रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। अब रेल अधिकतर बिजली से चलती है। इस कारण हर साल करीब 180 करोड़ लीटर डीजल बचता है। वहीं 2014 में देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था। आज ये बढ़कर करीब 1100 किलोमीटर हो गया है। इससे वाहनों की जरूरत कम हुई है और पेट्रोल डीजल की बचत होती है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया है। सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहन बढ़े हैं, इससे भी पेट्रोल, डीजल और गैस की खपत कम हो गई है। सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी लाना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। पीएम ई बस सेवा के तहत इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अब यहां पर सवाल उठता है कि अगर हमें आयातित तेल और गैस पर निर्भरता कम करनी है, तो हमें बिजली पर निर्भर रहना होगा। ऐसे में सरकार ने बिजली सेक्टर को मजबूत करने के लिए क्या काम किए हैं? भारत में बिजली, कोयला और गैस आधारित बिजली घरों से हाइड्रो पावर यानी कि बांध बनाकर नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि सोलर, विंड आदि और परमाणु रिएक्टरों से मिलती है। यही कारण है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में अपना कोयला उत्पादन बढ़ाया है। भारत में लगातार दूसरे साल 100 करोड़ टन कोयला उत्पादन करने का रिकॉर्ड बना है। वहीं भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता आज 250 गीगावाट के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई है। बीते वर्षों में देश में करीब 40 लाख रूफटॉप सोलर लगे हैं। इसमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने काफी मदद की है। सरकार ने स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम भी शुरू की है।
इससे आने वाले वर्षों में 1500 मेगावाट नई हाइड्रो पावर कैपेसिटी देश को मिलेगी। गोवर्धन योजना के तहत देश में आज 200 कंप्रेस बायोगैस प्लांट भी काम करना शुरू कर चुके हैं। वहीं न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो भारत में पहले से ही इससे बिजली का उत्पादन हो रहा है। देश में शांति एक्ट के नाम से परमाणु ऊर्जा कानून बनाया गया है। इसका उद्देश्य भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना और 2047 तक 100 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करना है। सरकारी एकाधिकार को खत्म करते हुए निजी कंपनियों को भी परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश में ही विकसित छोटे एटॉमिक रिएक्टरों को लगाने की दिशा में भी काम चल रहा है। राजस्थान के रावतभाटा, हरियाणा के गोरखपुर में नई एटॉमिक पावर प्लांट यूनिट पर काम चल रहा है। इसके अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश और हरियाणा में 700 मेगावाट क्षमता के 10 रिएक्टर पूर्व परियोजना गतिविधियों के चरण में हैं। सरकार ने भविष्य के ऊर्जा स्रोत की दिशा में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी शुरू किया है। इसके तहत भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाने पर काम चल रहा है। तो देखा आपने, पिछले एक दशक की तैयारियों का असर ही है कि आप तक वर्तमान संकट का असर बाकी देशों की अपेक्षा नगण्य है। आने वाले समय में ऐसी परेशानियों के लिए भी भारत पूरी तरह तैयार हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।